नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूं। बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पहले से अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में भी बताता हूं। पहला, आपका 100% टॉपिक, 100% कंटेंट क्लियर करना, ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी गाइड या रिफ्रेशर की नीड ना हो। सेकंड, आपके पास एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाए जो आपके 10th में तो यूजफुल होगा ही, साथ में आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में चलेंगे ताकि हम केस स्टडी वगैरह, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, उनको भी अच्छे से कर पाएं, ताकि हम पूरे चैप्टर को समझेंगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को, आंसर को कवर कर पाएंगे। एंड फोर्थ, हम पूरे चैप्टर को इस प्रकार से लेके चलेंगे ताकि आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आप पूरे चैप्टर को जब समझोगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन देखोगे जो एक्सरसाइज के हैं वो आप इजीली खुद ही कर पाओगे। तो चलिए बेटा, एक खूबसूरत सफर पर चैप्टर 1 के साथ। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब समझा देता हूं ताकि आप एक बैकग्राउंड तैयार कर पाओ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, सत्ता का मतलब होता है पावर और साझेदारी का मतलब होता है शेयरिंग, यानी पावर को शेयर करना। किसके बीच शेयर करना? तो एक देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के बीच जो पावर होती है, सत्ता होती है, उसको हमें शेयर करना चाहिए, उसकी साझेदारी करनी चाहिए। क्यों ऐसा जरूरी है? ताकि सबको लगे, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के लोग को ये लगे कि ये देश हमारा है, सभी पावर आपस में शेयर हो, सब मिलजुल कर रहें और देश के अंदर एक शांति और सद्भावना बनी रहे। तो बड़ा अलग चैप्टर है, बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। इसमें केस स्टडी वगैरह दिए हुए हैं, तो हम यही पढ़ेंगे कि जिस देश के अंदर पावर को शेयर किया गया वहां बहुत फायदे हुए, वहां शांति और सद्भावना बनी रही, और जिस देश ने पावर को शेयर नहीं करा वहां लड़ाई दंगे होते रहे। तो चलिए एक खूबसूरत सफर पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आपको याद होगा क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, जितने भी पावर होती है, वो किसी एक अंग, किसी एक यूनिट के पास सीमित नहीं रहती। इन पावरों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, विकेंद्रित मतलब बांट देना। तो ये कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितनी भी पावर होती है, सारी ताकत किसी एक अंग के पास, किसी एक यूनिट के पास नहीं होती, वो अलग अलग यूनिट में, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। कुछ पावर विधायिका के पास चली जाती है, कुछ पावर कार्यपालिका के पास चली जाती है, कुछ पावर न्यायपालिका के पास चली जाती है। तो इन पावरों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। इनके बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, बांट देना, ताकि लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि देश लोकतंत्रात्मक तरीके से चले, अच्छे से चले, शांति और सद्भावना बनाए रखें। तो ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत, सारी पावर किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। ये पावर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना, बांट देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। नाउ अब हम केस स्टडी करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, कि बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था। तो पहले केस स्टडी हो गई बेल्जियम के बारे में, फिर उसके बाद हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते, पहले जानते हैं बेल्जियम में क्या हुआ था। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कितना छोटा? तो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल वगैरह, जनसंख्या वगैरह हम एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते किसी भी देश का। तो बस इतना याद रखना कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती है, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग से। तो जो बेल्जियम है, इसकी सीमाएं बच्चों 4 देश से मिलती है। कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि बेल्जियम की सीमा
किन किन देशों से मिलती है, तो इसकी सीमाएं फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लक्समबर्ग जैसे देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। भले ही बहुत छोटा देश है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, लेकिन यहां का जो जातीय बुनावट है ये बहुत जटिल है। कैसे जटिल है? तो देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच बोलते हैं। तो देश का जो 59% पार्ट है, यानी देश के जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और ये लोग डच बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग डच भाषा बोलते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि बेल्जियम में अधिकतर लोग, आधे से ज्यादा लोग डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो 59% लोग तो हो गए डच बोलने वाले और 40% यानी 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हो गए। तो 59 एंड 40 दोनों को आप ऐड करोगे तो 99 हो गया, बचा 1%। तो शेष 1% जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि बेल्जियम के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते हैं। 59% लोग जो हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी 1% लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझा देता हूं। ये आप बेल्जियम का मैप देख रहे हो, इसमें आप येलो कलर वाला पार्ट जो देख रहे हो ये फ्लेमिश एरिया है। ये जो येलो कलर का पार्ट है ये फ्लेमिश एरिया है, जो डच भाषा वाले लोग हैं जो डच बोलते हैं। इसके अलावा जो रेड कलर का आप पार्ट देख रहे हो ये वेलोनिया क्षेत्र है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो यहां के लोग डच बोलते हैं, यहां के लोग फ्रेंच बोलते हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये जो अलग से साइड में पार्ट देख रहे हो, ये जर्मन भाषा के लोग हैं जो 1% थे। तो तीनों चीज समझ में आ गई बेटा। रेड वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये वेलोनिया क्षेत्र है, फ्रेंच बोलने वाले। ये जो पार्ट है येलो कलर में ये फ्लेमिश पार्ट है जहां डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो साइड में 1% लोग हैं यहां पर, ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी राजधानी जो है उसका नाम है ब्रुसेल्स। ये इनकी राजधानी है, कैपिटल है। तो 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 1 2 3, ये बहुत अच्छे से क्लियर है। हालांकि राजधानी के अंदर थोड़ा सा खेल अलग है। क्या खेल अलग है? तो चलिए इनके कैपिटल के बारे में जान लेते हैं कि राजधानी में क्या अलग है। राजधानी ब्रुसेल्स, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए, आप इस चीज को समझिए, पूरे देश में ओवरऑल फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन राजधानी कैपिटल जो उनकी ब्रुसेल्स है वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी कैपिटल में, जो वहां की राजधानी ब्रुसेल्स में, अधिकतर लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग जो है, जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। तो भले ही पूरे देश में डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम हो, लेकिन राजधानी में अधिकतर लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और केवल 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। तो इससे तो हमें यह पता लग गया कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी संख्या केवल 40% थी। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। अब भले ही फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो कम है, ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या एक दूसरी धर्म या जाति से कम होती है, उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, जैन धर्म जो है वो अल्पसंख्यक में आता है। इसी प्रकार के जो फ्रेंच वाले लोग हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो अल्पसंख्यक है। भले ही ये अल्पसंख्यक है, लेकिन ये लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा प्रोस्पेरस है और ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है। अब डच लोगों को इससे दिक्कत होने लगी, उन्हें समस्या होने लगी कि हमारी संख्या ज्यादा है, फिर भी फ्रेंच वाले हमसे ज्यादा पावरफुल क्यों हैं। तो डच भाषी लोग, जो डच बोलने वाले लोग थे, इनको इस स्थिति से नाराजगी थी, उनको दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे उनके अंदर द्वेष भावना आ गया, जलन होने लगा कि डच भाषी लोग जो थे उनको इस स्थिति से नाराजगी थी, वो नाराज होने लगे। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच
एक तो फ्रेंच वाले लोग और डच बोलने वाले लोग समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, इन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी, दंगे होने लगे। तो वहां की सरकार को बड़ा टेंशन हो गया कि अब क्या करें। तो डच बोलने वाले लोग जो थे वो संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, अभी आपने पढ़ा 59% थे। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से वो अपेक्षाकृत ज्यादा थे, 59% थे। लेकिन वो धन के मामले में, पैसे के मामले में और समृद्धि के मामले में वो फ्रेंच लोगों से कमजोर थे और अल्पमत में थे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? भले ही डच लोग संख्या में ज्यादा थे, 59% लोग थे, संख्या में ज्यादा है, लेकिन पैसे के मामले में, बच्चों पैसा आपको पता है बहुत जरूरी है, तो पैसे के मामले में, पावर के मामले में ये लोग पीछे थे। जो डच लोग थे ये भले इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये फिर भी फ्रेंच लोगों से पीछे थे पैसों, समृद्धि और पावर के मामले में। यहां पे हमने थोड़ा बेल्जियम का थोड़ा सा हिसाब किताब पढ़ लिया कि भाई बेल्जियम में क्या था। अब ये पूरा केस स्टडी खत्म नहीं हुआ, अभी हम वापस आएंगे बेल्जियम पे। अभी हमने थोड़ा सा बेल्जियम का जो जातीय प्रणाली है, वहां का जो सिस्टम है, उसके बारे में जाना है। अभी हम वापस आएंगे, पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे वापस, फिर हम बेल्जियम पे वापस आएंगे कि वहां पे क्या घटना घटित हुई थी। अब पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। हमारा पड़ोसी देश है, दक्षिण का पड़ोसी देश है हमारा, बहुत छोटा सा देश है, तो जरा इनके बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आपने देखा होगा भारत, अक्सर आपने जब भारत का मैप देखा होगा तो श्रीलंका का मैप जरूर देखा होगा आपने। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। अब श्रीलंका में भी बहुत प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वहां का वो है सिंहली। जैसे होता है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के अंदर, वैसे ही श्रीलंका के अंदर सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सिंहलियों का है, जिनकी कुल आबादी जनसंख्या का 74% है। यानी पूरी जनसंख्या का 74% लोग जो है, 74% लोग जो हैं वो सिंहली है। वो सिंहली भाषा बोलते हैं और सिंहली कहलाते हैं अपने आप को। जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह कहते हैं ना, वैसे वो लोग सिंहली बोलते हैं अपने आप को। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, वहां तमिल लोग भी रहते हैं, जिनकी कुल आबादी का 18% है। 18 जो परसेंट है, 18% लोग जो है वो तमिल हैं। तो दो चीजों के बारे में हमने जान लिया, ज्यादा लोग सिंहली हैं और फिर 18% बहुत कम है उनके मामले में, वो तमिल है। अच्छा, तमिलों में भी दो समूह है श्रीलंका के अंदर। तमिल के अंदर भी दो समूह है। कौन कौन से? एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए, और दूसरे हैं भारतीय मूल के तमिल। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं जो 13% है, और दूसरा हिंदुस्तानी तमिल हैं जो हिंदुस्तान से श्रीलंका गए थे। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज उनको ले गए थे काम करवाने के लिए। तो तमिल की बात करें तो तमिल भी वहां पे 2 प्रकार के हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल जो श्रीलंका में ही पैदा हुए थे, श्रीलंका में रहे शुरू से, और एक भारतीय मूल के तमिल जो औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों के शासन, ये लिखा ना, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अंग्रेज उनको ले गए थे, बाद में वो वहीं रहने लगे। तो जो श्रीलंकाई मूल के तमिल है वो 13% है, और बाकी जो 5% है वो हिंदुस्तानी तमिल है जो हिंदुस्तान से श्रीलंका गए थे। अधिकतर जो सिंहली भाषी के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि जो तमिल भाषा के लोग हैं वो कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं बेटा। हमने श्रीलंका का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी। श्रीलंका में 74% लोग जो हैं वो सिंहली हैं और वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि जो 18% लोग हैं वो तमिल हैं, जिसमें से कुछ श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और कुछ हिंदुस्तानी मूल के तमिल हैं। अब जो सिंहली लोग हैं वो तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो तमिल भाषा, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उनमें से कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा, उनके जातीय बुनावट के बारे में जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। आखिर श्रीलंका में गृह युद्ध, वहां पे बहुत समय तक लड़ाई चलता रहा, क्यों, हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम बेल्जियम पे वापस आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी भारत 1947 में आजाद हुआ और श्रीलंका 1948 में, हमसे 1 साल बाद इनको स्वतंत्रता मिली। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर
जब इनको आजादी मिली ना, तब भी सिंगली समुदाय के लोग ज्यादा थे। तो इनके जो नेता थे अपनी बहुसंख्या के बल पर, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने अपने बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। वो चाहते थे कि भाई हमें पावर मिले, सिंगली समुदाय के लोगों को पावर मिले, बाकी लोगों को पावर ना मिले। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्य परिस्थिति के तरह तरह के कई कदम उठाए। यानी अपने प्रभाव को लागू करने के लिए जो सिंगली समुदाय के नेता थे, वो अपने प्रभुत्व को लागू करने के लिए, अपने समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए, अपनी बहुसंख्य परिस्थिति को लागू करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। यहां से दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। समझ लो मेरी स्टोरी को। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो सिंगली समुदाय के नेता थे, उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है तो सारी पावर हमारे पास होनी चाहिए। इस वजह से जब लोकतांत्रिक रूप से वहां की सरकार चुनी गई, तो जो सिंगली समुदाय के नेता थे, उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए, अपना पावर को लागू करने के लिए, अपनी बहुसंख्य परिस्थिति के लिए तरह तरह के कदम उठाए। यानी अपने समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए, बाकी समुदाय के लोगों को एक तरफ धकेल दिया। अब हुआ क्या समझिए। 1956 में एक कानून बनाया गया। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया। क्या कानून? जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहां से दिक्कतें शुरू होगी या नहीं होगी, ये बताइए। 1956 में इन्होंने कानून बना दिया। क्या कानून बनाया? कि जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये हमारी राष्ट्रभाषा होगी, यानी सारे सरकारी कामकाज सिंगली भाषा में होंगे। अब इससे तमिल लोगों के मन में क्या होगा? एक हीन भावना उत्पन्न होगी। उन्हें लगेगा ये क्या हुआ, देश तो हमने एक साथ आजादी मिली थी, हम एक साथ लड़े थे, एक साथ हमें स्वतंत्रता मिली थी। अब सिंगली समुदाय के लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे, हमारी बातों को नहीं सुन रहे। उन्होंने तो सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। समझ रहे हो? विश्वविद्यालयों, जो वहां की यूनिवर्सिटीज थी, और सरकारी नौकरियों में जो सिंगली थे उनको प्राथमिकता देने की नीति भी चली। मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में, गवर्नमेंट जॉब में सिंगली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने लगी। यानी उनके लिए रिजर्वेशन रख दिया कि जो सिंगली समुदाय के लोगों को है उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया। तो इससे होता क्या है बच्चों, जब एक समुदाय के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है तो दूसरे समुदाय के लोगों को इससे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि भाई देश को या तो इक्वलिटी लेके चलो, एक जैसा माहौल बना के रखो ताकि सबको लगे कि ये देश हमारा है, जो कि श्रीलंका में उस समय नहीं हो रहा था। तो विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली समुदाय के लिए प्राथमिकता हो गई और उनके लिए नीति बनाई गई कि भाई गवर्नमेंट जॉब में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को, यानी बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी सरकार एक तरह से बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए काम करेगी और बाकी धर्मों के लिए कोई पूछेगा नहीं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में एक तरफा शासन चलने लगा। श्रीलंका के अंदर केवल सिंगली समुदाय के लिए शासन चल रहा था, बाकी समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। एक बार दोबारा समझना चाहोगे तो जल्दी से मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। 1956 में एक कानून बनाया गया। क्यों ये दोबारा क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि भाई जो श्रीलंका में जो नए नए कानून बने थे सिंगली समुदाय के लिए, जिससे बाकी समुदाय के लोगों को दिक्कत होने लगी, तो वो कौन कौन से कानून थे या कौन कौन से ऐसे काम किए गए थे। तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देना। तो बच्चों पहला पॉइंट जो मैं आपको कहूंगा याद करना, वो क्या कि सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर देना, ये पहली कमी थी। दूसरी, विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई, तो ये दूसरी चीज थी। तीसरा, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को, यानी बौद्ध धर्म को, केवल सिंगली भाषा जो बौद्ध धर्म को मानते थे उसको संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो तीन ऐसे मेन कदम उठाने के कारण जो बाकी समुदाय के लोग थे वो भड़क गए। अब इससे क्या हुआ, एक एक करके
आए इस सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानेपन बढ़ा। यानी जो श्रीलंका मूल के तमिल लोग थे उनको अपना देशी बेगाना लगने लगा। अब भारतीय ये बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हो ने भारतीय मूल के तमिल हैं, इनकी संख्या बहुत कम थी तो ये नाराज होकर भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जो श्रीलंकाई मूल के तमिल है, ये जो आप देख रहे हो ना ऑरेंज कलर में, ये श्रीलंकाई मूल के तमिल है, इनकी संख्या भी ज्यादा थी और ये लोग वहीं के निवासी थे। तो इनको तो लगा ना भाई ये तो मेरा देश है और मेरे खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो ये भड़क गए। तो एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, इनकी नाराजगी और शासन को लेकर इनमें बेगानापन बढ़ता चला गया। ये लोग धीरे धीरे सरकार के खिलाफ होते चले गए। अब आगे क्या हुआ, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, इन्होंने अपनी खुद की पार्टियां बना ली और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा में और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब तमिल लोगों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। भैया अब जब इनकी नहीं सुने जा रहा है तो ये भी तो कदम उठाएंगे ना कुछ। तो जो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली और तमिल को राजभाषा बनाओ, इस बात पर आंदोलन चला कि भाई तमिल को राजभाषा बनाओ या दोनों को राजभाषा बना दो। क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग करने लगे कि भाई समान अवसर होना चाहिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब में। हालांकि पहले रिजर्वेशन था, तो ये मांग करने लगे कि समान अवसर होना चाहिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वतंत्रता की उनकी मांगों को लेकर लगातार नकारा गया, यानी उनकी मांगों को ध्यान ही नहीं दिया गया, उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। जो श्रीलंकाई मूल के तमिल लोग थे, इनकी मांगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, इनकी मांगों को दरकिनार कर दिया गया। भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारी संख्या कम, हम है 74% लोग, तुम्हारी क्या औकात, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। होता है ना कई बार सरकार ऐसी बैठ जाती है, उसे लगता है कि भाई हम क्यों सुने, इनकी संख्या ऐसी इतनी कम है, हम लोग ज्यादा है, हम इनकी सुने क्यों। तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच, कौन कौन से दो समुदाय, एक तमिल और दूसरे सिंहली। तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब यहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई, बड़े टकराव की ओर चले गए। यानी अब जो मामला मन मुटाव मन के अंदर था, वो अब लड़ाइयों में बदल गया, बड़े टकराव का रूप लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, यानी तमिल लोग हमला कर रहे थे सिंहलियों पे, सिंहली लोग हमला कर रहे थे तमिल लोगों पर। देश के अंदर अराजकता उत्पन्न हो गई, गृह युद्ध की भावना उत्पन्न हो गई, यानी आपस में ही लड़ने लगे, एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान हुआ। दोनों पक्ष के हजार, ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, हजारों लोग, वैसे लाखों लोग होंगे। तो परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे, क्योंकि तमिल और जो सिंहली लोग थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। हालांकि आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे गूगल वगैरह पे, तो बाद में सिंहलियों ने बहुत ज्यादा हमला किया तमिल लोगों पे, इनका जो लीडर था उनको मार गिराया, बहुत समय तक युद्ध चला था और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। आखिरकार इन दोनों समुदाय के बीच एक साइन हुए, कॉपरेशन का साइन किया गया कि भाई आपको भी मौका देंगे। और उसके बाद थोड़ा जो अमेरिका है उसने भी हस्तक्षेप किया था। थोड़ा गूगल पे सर्च मारोगे आपको सारी बातें मिल जाएगी। अमेरिका ने भी थोड़ा हस्तक्षेप किया था कि भाई शांति बनाए रखो। तो बाकी दोनों ग्रुप मान गए बाद में और इनके बीच एक शांति वार्ता हुआ, जिसके बाद इनके युद्ध को अंत कर दिया गया 2009 में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर आप अपने फादर से पूछोगे तो शायद आपको बता देंगे, क्योंकि उस समय वो न्यूज देखते होंगे। तो काफी इनके बीच लड़ाई चल रही थी। तो ये आपने देखा, इस श्रीलंका से, हमारा पड़ोसी देश है, हमें क्या सबक मिलता है। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है बच्चों की समुदाय, एक देश के अंदर रहने वाले कोई भी समुदाय हो, किसी भी जाति या धर्म का लोग हो, सबके बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए और सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश में शांति और सद्भावना नहीं रहेगी और लड़ाइयां होती रहेगी, जो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि देश में हम आपस में ही लड़ें। इसलिए पावर को शेयर करना चाहिए। इसलिए तो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए तो आप कई बार सोचते होंगे कि हम लोग भारत के लोग श्रीलंका के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम बाकी देशों से सीख रहे हैं, हम बाकी देशों से शिक्षा ले रहे हैं कि उनकी क्या कमी थी
जो हमें नहीं करनी, ताकि हमारे आपस में लड़ाई ना हो। तो श्रीलंका से हमने एक सबक लिया कि समुदाय छोटा हो या बड़ा हो, सबको समान लेके चलना है, सबको पावर शेयर करना है, ताकि देश में शांति और सद्भावना बनाए रखना है। अब हम पढ़ते हैं बेल्जियम। मैंने कहा था ना बेल्जियम वापस आऊंगा मैं, आ गया मैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा बेल्जियम की समझदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम के नेताओं ने, जहां अब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो बेल्जियम के नेता थे वो उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने जो भाषा का अंतर है, सामाजिक अंतर है, उसको अपनाया, उसको स्वीकार किया कि ठीक है, भले हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है तो एक ही देश के लोग ना। तो 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन क्या होता है? बदलाव। यानी उन्होंने अपने संविधान के अंदर 4 बदलाव किए, 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहे। यही मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहा था। जो बेल्जियम के नेता थे बच्चों, उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया कि भले ही हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट हैं तो एक देश के नागरिक ना। तो 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, 4 बदलाव किए, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी भी देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को, किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। अब वो कौन कौन से बदलाव थे? तो वही हम पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम का मॉडल। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बेल्जियम का कौन सा मॉडल था। बेल्जियम का मॉडल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और कई बार बड़े बड़े इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बेल्जियम का मॉडल क्या था? पहला, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान होगी। जो केंद्रीय सरकार होगी, जो केंद्रीय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो केंद्रीय सरकार होगी उसके अंदर जितने डच बोलने वाले मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मंत्री होंगे। तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। तो पहली चीज समझ में आ गई बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने डच बोलने वाले मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मंत्री होंगे। तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, डच वाले भी उतने ही मंत्री, फ्रेंच बोलने वाले भी उतने ही मंत्री, दोनों खुश, हैप्पी हैप्पी रहो देश में, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड, दूसरा आप याद करोगे कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। जो राज्य सरकार है, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, जो गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट होती है ना, देश को जो चलाती है, उनकी बहुत सारी पावर देश के 2 इलाके, कौन कौन से इलाके याद कीजिए? एक डच बोलने वाले लोगों का इलाका था, एक फ्रेंच बोलने वालों का इलाका था, याद आया आपको? तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, उनको दे दिया गया कि भाई ये हम कानून बना रहे हैं, तुम ये कानून पकड़ो, अगर तुम्हें पसंद आए तो अपने यहां लागू करना, पसंद नहीं आए तो मत लागू करना। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वो मजबूर नहीं है कि उस कानून को लागू करे या नहीं करे, यह आपकी मर्जी है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया था कि एक पूरा एरिया डच बोलने वालों लोगों का था, एक पूरा एरिया जो था फ्रेंच बोलने वालों का था। अब जो केंद्र सरकार जो पूरे देश को चलाती है, उन्होंने कानून बनाया और ये कानून क्या करेगी? इन दोनों को दे देगी, भाई तुम भी पकड़ो कानून, तुम भी पकड़ो कानून, तुम्हें कानून पसंद आए तो लागू करना, कानून पसंद नहीं आए लागू मत करना। समझ में आ गई मेरी बात को? तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 इलाकों, ये 2 इलाकों, ये वाले डच वाले और फ्रेंच वाले को क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द कर दी गई, उनको ये दे दिया गवर्नमेंट ने कानून बनाकर। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करती, मजबूर नहीं है, वो चाहे तो अपने यहां उस कानून को लागू करें या चाहे तो अपने यहां कानून को लागू ना करें।
अब राजधानी याद कीजिए, राजधानी क्या था? ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, वहां की गवर्नमेंट अलग है, पूरे देश की गवर्नमेंट अलग और राजधानी की जो गवर्नमेंट है वो अलग है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। इस यहां पर ये जो अलग सरकार है, ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट है, वहां पे दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधि है, यानी जितने डच बोलने वाले मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले मंत्री होंगे। तो ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार है, वहां की जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां पे अलग सरकार है, वहां की अलग गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट में भी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधि है। अब ये नहीं कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ब्रुसेल्स राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80% था। तो इसका ये कोई मतलब नहीं कि तुम 80% हो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट अलग होगी, नहीं, भले ही तुम्हारी संख्या अब वहां पर ज्यादा हो। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और वहां पे दोनों समुदाय के लोग समान प्रतिनिधि हैं। तो इससे क्या हुआ? सारा झमेला ही खत्म। इससे सारा झमेला ही खत्म। जो दो समुदाय मेन है उन्होंने अपनी पावर को शेयर कर लिया कि भाई जितनी पावर तुम्हारी उतनी पावर हमारी, कोई दिक्कत नहीं, खुशीपूर्वक रहो, मस्त रहो, बढ़िया से जीवन काटो। इसलिए आप देखते हो कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो देश है वो काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, क्योंकि लड़ाई दंगे नहीं हो रहे। भाई जहां लड़ाई दंगे होंगे, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा, जहां डच फ्रेंच आपस में लड़ेंगे, जहां पर अभी आपने सिंगली का देखा और तमिल लोग देखा, जहां लड़ाई दंगे होंगे वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अब यहां पे पावर शेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खुशीपूर्वक रहो, इससे देश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। समझ रहे हो बेटा? तो ये दो केस स्टडी आपने जो अभी भी पढ़ा था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया नीचे, ये भी ऐड कर लेना बेटा। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा, एक तो केंद्रीय सरकार हो गई जो पूरे देश को चलाती है, एक राज्य सरकारें हो गई, इनके अलावा यहां तीसरे स्तर की सरकार भी है। और वो तीसरे स्तर की सरकार पता है क्या है? उसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार। उसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इंग्लिश बोलते हैं बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा वहां एक तीसरी सरकार भी है, उसका नाम है सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी डच बोलने वाले लोग डच वाले सरकार का चुनाव करेंगे, फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रेंच जो सरकार होगी उसका चुनाव करेगी। तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। अब मान लो कोई डच व्यक्ति है, समझो मेरी बात को, कोई डच बोलने वाला व्यक्ति है जिसकी जॉब लग गई फ्रेंच बोलने वाले एरिया में, तो जब चुनाव होगा ना तो वो चुनाव में वोट उस अपनी सरकार को देगा, वो डच बोलने वाले गवर्नमेंट को ही चुनाव देगा, चाहे वो जहां मर्जी रहते हो। तो डच बोलने वाले डच वाले को चुनाव देगा, इलेक्शन में उसको इलेक्ट करेगा। फ्रेंच बोलने वाले लोग सामुदायिक सरकार में फ्रेंच भाषी प्रतिनिधि को चुनेगा, और जो जर्मन लोग तो जो 1% थे वो भी अपनी सामुदायिक सरकार खुद बनाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा समुदाय हो, चाहे जर्मनी लोग, जर्मन बोलने वाले 1% है, भले ही वो छोटे बहुत कम संख्या में है, लेकिन उनको भी लगे कि देश हमारा है। तो डच वाले लोग डच का सामुदायिक सरकार बनाते हैं, फ्रेंच वाले लोग फ्रेंच का सामुदायिक सरकार बनाते हैं, जर्मन वाले लोग जर्मन का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। अब मान लो संस्कृति से रिलेटेड कोई कानून बनाता है, उनकी शिक्षा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, उनकी भाषा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो वो सामुदायिक सरकार को दे रखा है, भाई आप फैसला लो। भाई डच की संस्कृति, डच के जो प्रतिनिधि हो उनको पता होगा, फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जो संस्कृति या शिक्षा होगा वो उनको पता होगा, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की जो संस्कृति होगी उनको पता होगा। तो संस्कृति के बारे में कोई फैसला लेना हो, शिक्षा के बारे में कोई फैसला लेना हो, भाषा के बारे में कोई फैसला लेना हो, यानी संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मामले में कोई भी फैसला लेना हो तो इसका अधिकार सामुदायिक सरकार को है। क्लियर हो गया बेटा? तो आपने देखा कि किस प्रकार दो अलग अलग देशों के लोगों ने अलग अलग प्रकार के सरकार चुना और उससे कितनी ज्यादा फर्क पर उत्पन्न हुआ।
जहां श्रीलंका में लड़ाई दंगे हुए क्योंकि एक समुदाय के लोग ज्यादा प्रभावी होना चाह रहे थे, वहीं बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पावर को शेयर करा। यही चैप्टर का ओवरऑल मतलब है कि पावर को अलग अलग समुदाय के बीच में शेयर करना चाहिए। अब आपको ये जो मैं समझा रहा हूं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। हर चीज मार्क्स के लिए नहीं होता कि हमें मार्क्स अच्छे हैं। जी हाँ, मार्क्स जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन नॉलेज उससे ज्यादा जरूरी है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सबक मिलता है, ये तो मैं बिना आंसर दिए आपको बता सकता हूं कि इससे शिक्षा मिलती है कि इस पावर को अलग अलग समुदाय के बीच शेयर करना चाहिए, साझेदारी करना चाहिए। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष समझदार थे, दोनों ने समझदारी निभाई। उन्होंने कहा ठीक है भाई डच लोग, ठीक है भाई जर्मन लोग, ठीक है भाई फ्रेंच लोग, हम आपस में पावर को शेयर कर लेंगे बराबर बराबर। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक यानी ज्यादा संख्या वाले लोग समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। आपने श्रीलंका से सीख ली होगी कि अगर बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे तो इससे देश के अखंडता, देश की जो एकता होती है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो हमें बेल्जियम और श्रीलंका से बहुत अच्छी सीख मिलती है। इन दोनों देशों से ये शिक्षा मिलती है बेटा, ओवरऑल जाते जाते ये आप समझ लो कि हमें पावर को अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों के बीच शेयर करना चाहिए, साझेदारी करना चाहिए, सबको बराबर मौके देना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों करें हम पावर को शेयर, हम पावर को अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के बीच क्यों शेयर करें, जरूरी क्यों है। तो आपको एग्जाम अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या सत्ता की साझेदारी क्यों किया जाता है, सत्ता की साझेदारी करने का क्या महत्व है, सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ है, क्यों कोई देश सत्ता की साझेदारी करता है, भारत जैसे देशों में अलग अलग समुदाय के बीच सत्ता की साझेदारी क्यों की गई है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम इस टॉपिक पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी के क्या महत्व है, हमें पावर को क्यों शेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी बुक की बात करें तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि हम सत्ता की साझेदारी क्यों करते हैं। तो पहला रीजन पहले मैं आपको बता दूं, पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अभी आपने बेल्जियम का एग्जांपल लिया था, जहां पर सत्ता का बंटवारा हुआ तो सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा था वो कम हो गया। तो सत्ता का बंटवारा इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव का अंदेशा है वो कम हो जाए। इसमें आप सब पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप सब पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हो, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी अगर आप चाहते हो देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे, देश के अंदर शांति सद्भावना बना रहे, तो आपको विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी। यही आपको पहला पॉइंट समझाने की कोशिश किया गया है, जो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से बता रहा हूं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है या जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इसमें यह वाला पॉइंट आप सब पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हो, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे चलकर, सामाजिक शुरू में तो सामाजिक टकराव होता है, आपस में मनमुटाव होता है, और यही आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अगर आप देश में बहुत अच्छे से चलाना चाहते हो, देश को बहुत अच्छे ढंग से चलाना चाहते हो, देश में शांतिपूर्वक रहना चाहते हो, तो देश के अंदर पावर को शेयर करना पड़ेगा अलग अलग समुदाय के बीच। पहला पॉइंट हमें यह कहता है। दूसरा, सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, तो दूसरा आंसर यह है,
सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अगर आप देश के अंदर लोकतंत्र चाहते हो, अगर आप देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हो, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत सारे फायदे हैं, तो अगर देश के अंदर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हो तो उसके लिए भी सत्ता का बंटवारा ठीक है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। यानी ये पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि अगर देश के अंदर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो तो आपको सत्ता को बांटना पड़ेगा। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 में कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बराबर रूप से बांटा जाए। यही तो लोकतंत्र का मतलब था। तो अगर आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जाए कि सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आप 2 पॉइंट में आंसर दोगे। पहला, सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच इससे टकराव का जो अंदेशा हो जाता है वो कम हो जाता है, और ये पॉइंट आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो। बाकी आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। दूसरा, अगर देश में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो तो सत्ता का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसका मैंने आपको आंसर दिया है। नाउ ये जो आपने 2 आंसर पढ़े कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इन दोनों तर्क में से एक को युक्ति परक और दूसरे को नैतिक परक कहा जाता है। और ये अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि भाई युक्ति परक क्या है और नैतिक परक क्या है। अभी अभी आपने जो पढ़ा था बच्चों कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। पहला तो ये बताया था कि सामाजिक टकराव को कम करने के लिए, और दूसरा आपको बताया था लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इनमें से एक को हम बोलते हैं युक्ति परक और एक को बोलते हैं हम नैतिक परक। तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर युक्ति परक क्या होता है और नैतिक परक क्या होता है। तो क्योंकि 1 मार्क्स में आता है तो आप छोटा सा डेफिनेशन याद करके जाना। युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है कि आगे चलकर लाभकर परिणाम आए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसलिए तो मेहनत कर रहे हो ना क्योंकि आप समझदारी दिखा रहे हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, आपका परिणाम अच्छा है। तो इसे बोलते हैं युक्ति परक। युक्ति परक का मतलब होता है समझदारी दिखाना या तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है कि आगे जाकर हमें इसके लाभ होंगे, फायदे होंगे। तो आप लोग जो हार्डवर्क करो, मेहनत कर रहे हो, ईयर के स्टार्टिंग से पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये युक्ति परक है जिसमें हम समझदारी दिखाते हैं कि आगे चलकर हमें इसके लाभकर परिणाम मिलेंगे। दूसरा होता है नैतिक परक। नैतिक परक होता है कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि सत्ता का बंटवारा अगर हम नहीं करेंगे तो समाज आपस में टकराने लगेगा। इसे बोलते हैं नैतिक परक। तो नैतिक परक सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, तो उसे बोलते हैं नैतिक परक। युक्ति परक क्या होता है? समझदारी दिखाना कि मुझे पढ़ना है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा है, उसे बोलते हैं युक्ति परक। और नैतिक परक क्या होता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो नैतिक परक होता है कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो देश में टकराव होंगे, इसे बोलते हैं नैतिक परक। तो एक होता है बेटा युक्ति परक, एक होता है बेटा नैतिक परक। युक्ति परक जो भविष्य में लाभ देखकर किया जाता है, और नैतिक परक अगर हम वो नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा ये सोच कर किया जाता है। तो युक्ति परक और नैतिक परक समझ में आ गया बेटा? 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं तो डेफिनेशन याद कर लेना, युक्ति परक और नैतिक परक। यहां पे दिया हुआ है खलील की उलझन, थोड़ी सी कहानी दी हुई है, हालांकि एग्जाम में कभी इसके बारे में कुछ आया नहीं, बाकी आप पे टाइम हो तो आप पढ़ लेना। इसमें विक्रम बेताल आपने अगर सुना होगा, तो छोटी सी कहानी दे रखी इन दोनों की। पेपर में इनमें से कुछ नहीं आता, तो अगर समय हो तो पढ़ लेना। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं ताकि वीडियो का टाइम आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो इंपॉर्टेंट है, जो 100 मार्क्स लाने के लिए जरूरी है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा।
चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं। जी हाँ, और ये पॉइंट तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सत्ता का बंटवारा कैसे कैसे किया जाता है और कहां कहां किया जाता है। तो हम क्या पढ़ने वाले बेटा, सत्ता के साझेदारी के रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। हम अपने आसपास सत्ता के बंटवारे के अलग अलग रूप देख सकते हैं। इसमें आपको 4 बातें समझनी है, 4 पॉइंट समझने हैं। यानी सत्ता के साझेदारी के 4 रूप होते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि सत्ता के बंटवारे के 4 प्रकार होते हैं। यानी 4 प्रकार से हम सत्ता में साझेदारी करते हैं। कौन कौन से, आइए पहला समझाता हूं। शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पावर को बांट दिया जाता है। तो ये भी तो सत्ता की साझेदारी है ना। तो सत्ता के साझेदारी का पहला रूप आपने देखा कि किस प्रकार पावर को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांट दिया जाता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और कई बार पेपर में आ चुका है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। तो सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बांटना सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। क्यों कहते हैं क्षैतिज वितरण? क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग, जो सरकार के तीनों अंग हैं, वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अच्छा, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इसे आप इस तरह समझे, क्षैतिज का इसे बोलते हैं बेटा क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो सरकार के जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आप ऐसा समझिए, ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है। ये तीनों एक ही स्तर पर रहते हैं, एक ही लेवल पर रहते हैं और अपने कामों में कोई दूसरे को दखल नहीं देगा। विधायिका अपना पावर को शेयर करता है, अपने पावर का इस्तेमाल करता है, कार्यपालिका अपने पावर का इस्तेमाल करता है, न्यायपालिका अपने पावर का इस्तेमाल करता है। तो यही तो लिखा है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि भी इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग है, यानी तीनों अंग हैं, वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, कोई दूसरे की शक्ति का उपयोग नहीं करता। समझ में आ गया बेटा? तो अब तक हमने 2 बातें समझ ली। पहला, सत्ता के बंटवारे का पहला पार्ट होता है कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाता है। इस प्रकार से जब हम सत्ता को बांटते हैं तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं वो एक ही लेवल पे काम करते हैं और अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। यानी विधायिका पर ये दोनों अंकुश रखते हैं, कार्यपालिका पर ये दोनों अंकुश रखेंगे। तो हर कोई अंग एक दूसरे से बंधा हुआ है, हर किसी पर एक दूसरे की निगरानी होती है। तो कोई असीमित पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विधायिका चाहे तो न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं कर सकता, न्यायपालिका चाहे तो विधायिका को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सब अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही तो हमें समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सबको कंट्रोल कर लेगा। हर अंग, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से हर एक अंग दूसरे को अंकुश करता है, नियंत्रित करता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है, बैलेंस बना रहता है, कोई एक दूसरे की पावर को छेड़ता नहीं है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। याद रखना आपको, इसको क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार से जब हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा करते हैं तो इसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। अब मुझे याद है अभी किसी बच्चे के प्री बोर्ड में आया था कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, सत्ता के बंटवारे में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का मतलब है कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाए।
लास्ट बार मैं आपको समझा देता हूं बेटा कि किस प्रकार सत्ता का बंटवारा किया जाता है। देखिए, सत्ता को बंटवारा करने का पहला रूप है कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाए। इस प्रकार से जब हम सत्ता को बांटते हैं तो उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं वो एक ही लेवल पे काम करते हैं और अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे अंग को अंकुश करता है, कंट्रोल करता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है कि सबके अपने अपने पावर है, अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए। और इसलिए इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट के बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सरकार, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार होती है, जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी तो सत्ता का बंटवारा होता है ना। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार यानी केंद्र सरकार, और फिर प्रांतों के लिए या राज्यों के लिए अलग सरकार। तो बच्चों, इसमें हमें याद करना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। यानी वो गवर्नमेंट जो पूरे देश को कंट्रोल करेगा उसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार। और प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकार हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, भारत में हम इन्हें राज्य सरकार भी कहते हैं। जो प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती है उनको हम हर जगह अलग अलग नाम से उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, लेकिन भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम देख सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी किया जा सकता है। जो पूरे देश के लिए सरकार होगा वो केंद्र सरकार, और जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए होगा उसे राज्य सरकार। तो सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ही बांटा जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी खत्म नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे, अब राज्य सरकारों के नीचे भी एक सरकार होती है। तो राज्य सरकारों के नीचे के स्तर पर भी सरकारों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। जैसे नगर पालिका और पंचायत ऐसी ही इकाई होती है। अब एक तो हो गई केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार है, एक हो गई राज्य सरकार जो एक राज्य की सरकार है। अब राज्य सरकार के नीचे के स्तर पर भी एक सरकार होती है, उसको हम नगर पालिका और पंचायत कहते हैं। इनके बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। तो उच्चतम और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब ऊपर से नीचे, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऊपर से नीचे। सबसे टॉप पे कौन है? तो केंद्रीय सरकार जो पूरे देश को कंट्रोल करता है। बीच में कौन है? राज्य सरकार जो केवल अपने राज्य को कंट्रोल करता है। सबसे नीचे कौन है? नगर पालिका और पंचायत जो केवल एक नगर के लिए पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करता है, उसे नगर पालिका या पंचायती चुनाव भी कहते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। तो अब तक आपने देखा सत्ता के दो टाइप के बंटवारे। पहला मैंने आपको बताया था क्षैतिज, याद कीजिए बच्चों, जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला बंटवारा आपने देखा था क्षैतिज बंटवारा, जिसमें आपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा देखा था। दूसरा आपने ऊर्ध्वाधर पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका, पंचायत, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। नाउ सत्ता का बंटवारा में तीसरा आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपने सामुदायिक सरकार जो आपने बेल्जियम में पढ़ा भी था। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न सामाजिक समूह या विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच या अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे बेल्जियम में आपने देखा था कि सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा सा एग्जाम्पल था।
कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर और समुदाय कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय है और जो महिलाएं हैं उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारत इसका एक एग्जाम्पल है। तो कुछ देशों के संविधान में वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां का संविधान है, उसमें कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय हैं, SC ST OBC भारत की बात करें तो माइनॉरिटी वगैरह, सामाजिक रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं और जो महिलाएं हैं उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो ये एक तरह से हो गया अलग अलग भाषा, अलग अलग धार्मिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। और इस तरह की जो व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, ताकि विधायिका में और कार्यपालिका में जो अलग अलग सामाजिक समूह के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़े। ऐसा नहीं होगा तो जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी? कैसे SC जो समुदाय के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो ST कास्ट है, जो OBC कास्ट है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भी तो आगे बढ़ने का उतना ही हक है ना जितना समाज में बाकी लोगों का हक है। तो इस तरह की व्यवस्था में विधायिका और प्रशासन मतलब कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी के लिए ऐसा किया जाता है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अब ऐसा नहीं करेंगे तो आप श्रीलंका का एग्जांपल देख चुके हो। अगर हम SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको अलग कर देंगे तो आप श्रीलंका का एग्जांपल देख चुके हो कि कैसे गृह युद्ध हो गया था, लड़ाइयां शुरू हो गई थी। अब भले ही बहुसंख्यक संख्या में ज्यादा हो, उन्हें पता है वो जीत जाएंगे, लेकिन लड़ाई किसी के लिए फायदा नहीं होता, लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, देश हमेशा पीछे होता है। तो इस तरह की व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग समझने ना लगे, उन्हें लगे कि ये देश हमारा है, भले हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन कोई बात नहीं, देश हमारा है क्योंकि हमें बराबर की हिस्सेदारी इसमें दी गई है। तो तीसरा हमने क्या समझा बेटा, सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी किया जा सकता है। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धार्मिक समूह हैं, इनके बीच भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। कुछ देशों में भारत आप एग्जाम्पल ले सकते हो, भारत जैसे देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं और जो पीछे हो चुके हैं और महिलाएं हमारी जिनको पहले इतना ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको विधायिका और कार्यपालिका में हिस्सेदारी दी जाए ताकि उन्हें भी लगे कि ये संविधान उन्हीं का है, देश उन्हीं का है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे, उन्हें लगे कि ये देश हमारा ही है। नाउ सत्ता का बंटवारा का हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे कि सत्ता का बंटवारा हम कैसे कर सकते हैं। तो 4th पॉइंट पे आते हैं बेटा। 4th पॉइंट देखिए क्या कहता है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य करते हैं। यानी सत्ता का बंटवारा अलग अलग प्रकार के जो दबाव समूह होते हैं जो गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं। दबाव कैसे डालते हैं? आंदोलन करके, प्रेस वगैरह में आकर। तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं, जो प्रेशर डालने वाले, जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य करते हैं। यानी इनके द्वारा भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। आपको पता है भारत के अंदर अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, बीजेडी है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग क्षेत्र में जाओगे आपको बहुत सारी पार्टियां मिल जाएंगी।
तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करती है। पार्टियां की यह आपसी प्रतिद्वंदिता कंपटीशन ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। अब इससे फायदा क्या होता है, इस इलेक्शन कंपटीशन से फायदा क्या होता है कि किसी एक पार्टी के पास, किसी एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार नहीं होंगे, अलग अलग पार्टी के बीच अधिकार पहुंच जाएंगे। तो जो अलग अलग पार्टी होती है वो आपस में कंपटीशन करती है, और पार्टियों के इस कंपटीशन से हमें यह फायदा होता है कि जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के पास या समूह के पास में नहीं रहता, वो अलग अलग पार्टी के बीच बट जाता है। समझ में आ गया बेटा? आगे पढ़े। नाउ लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। अच्छा, आप अक्सर एक काम करना, बड़े बड़े दुकानों पे जाके देखना, आप देखना दुकान के ना पीछे उन्होंने ना बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे होते हैं, फ्रेम लगा रखा होता है जिसमें लिखा होता है उनके यूनियन का नाम, कि भाई इनका यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, या उनका व्यापारी कोई संगठन है। आपने देखा होगा अक्सर दुकान पे देखोगे जहां बैठते हैं वो लोग, मालिक जो बैठते हैं उसके ऊपर आपने देखे होंगे कि वो बोर्ड लगा के रखते हैं फ्रेम में कि भाई हम इस संगठन के हिस्सा। ऐसा क्यों करते हैं? लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। क्यों? मान लो सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है, तो व्यापारियों का पूरा एक समूह सरकार पर प्रेशर डालेगी ना कि भाई ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं, इसे हटाओ। उद्योगपति, किसान प्रेशर डालेंगे ना सरकार पे, क्योंकि उनका एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, लाख, 2 लाख का, हजारों का, तो वो सरकार पे प्रेशर डाल सकते हैं कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, साहब हटाओ। तो सत्ता का बंटवारा ऐसे भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दबाव डालने वाले समूह हैं, इनके पास भी सत्ता है, ये सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में इनकी सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ये भी सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। सरकार की जो विभिन्न समितियां हैं, इनमें सीधी भागीदारी करके, पार्टिसिपेट करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, और ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ये भी तो सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए कदम उठाओ, ये स्टेप हमारे लिए आपने नहीं करा। तो इनके लिए भी सत्ता में भागीदारी हो गई एक तरह से। तो बच्चों, आपने देखा 4th पॉइंट में कि सत्ता के बंटवारे के लिए हम एक रूप देखते हैं जिसमें सरकार के ऊपर दबाव डालने वाले समूह होते हैं। आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य होते हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करती है, और पार्टियों के इस आपसी कंपटीशन से इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि सारा का सारा पावर एक ही व्यक्ति के पास नहीं होगा। आप एक बात समझिए, अब मान लो दिल्ली का एग्जांपल ले लो। दिल्ली में इलेक्शन हुआ और 70 सीटें हैं। यहाँ पर 70 की 70 सीटें अगर एक ही पार्टी जीत जाएगी और बाकी सभी पार्टी को 0 मिलेगा, तो वो पार्टी जो 70 सीटें जीत के आई है वो तो अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी फैसला लेगा, उस पर दबाव डालने वाला कौन होगा? तो इसलिए कंपटीशन किया जाता है कि चलो हम जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ सीटें तो मिलेंगी, और कुछ सीटें मिल गई तो सत्ता का बंटवारा हो जाएगा, अलग अलग पार्टियों के पास सत्ता पहुंच जाएगी। इसके अलावा लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार पर विभिन्न समितियों द्वारा या सीधी भागीदारी करके, नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर, किस पे दबाव बनाकर? सरकार पर दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, ये पूरा चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा चैप्टर करने के बाद क्या हम इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? यानी आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से तरीके हैं। तो अभी अभी मैंने आपको सत्ता के साझेदारी के 4 तरीके बताए थे। याद कीजिए, लास्ट टॉपिक हमारा यही था, सत्ता के साझेदारी के 4 तरीके मैंने आपको बताया था बेटा। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि सत्ता के साझेदारी करने का तरीका है कि हम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का साझेदारी होता है, जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था शायद केंद्र सरकार और, जी हां,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो पंचायत और नगर पालिका है उनके बीच सत्ता का बंटवारा। थर्ड, मैंने आपको बताया था कि जो विभिन्न समुदाय होते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। एंड फोर्थ, मैंने आपको बताया था दबाव बनाने वाले जो समूह होते हैं, जो आंदोलनकारी होते हैं, मीडिया होते हैं, अलग अलग पार्टी हो गई, या लोकतंत्र में जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति, किसान होते हैं, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये आपको फर्स्ट में लिखना है। पहले क्वेश्चन का जो आप आंसर दोगे यही दोगे कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के 4 तरीके होते हैं। चारों को आप एक्सप्लेन करोगे, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने हर एक किसी का लगभग एक एग्जाम्पल जरूर लिया था। तो सत्ता के साझेदारी के 4 तरीके और सबके आपको एक एग्जाम्पल देना है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिकपरक कारण बताइए। यानी यहां पर यह पूछा जा रहा है कि भारत में सत्ता की हिस्सेदारी यानी सत्ता का बंटवारा क्यों हुआ है, रीजन क्या है। एक इसका युक्तिपरक कारण बताना है और एक इसका नैतिकपरक कारण बताना है। तो बच्चों, भारत के अंदर सत्ता की साझेदारी 2 कारणों से हुई। एक आपको युक्तिपरक कारण बताना है और एक नैतिकपरक कारण बताना है। तो युक्तिपरक कारण, भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है भारत बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या में भी हम बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया गया है और इनके बीच कार्यों को बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर अपना शासन कर सके। तो क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, ताकि अपना काम सुचारू रूप से कर सके। और नैतिक कारण क्या बताओगे कि लोकतंत्रीय सत्ता में देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, यानी एक ही गवर्नमेंट होगी अगर पूरे देश में, तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, यानी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकार का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सत्ता का बंटवारा क्यों किया गया है, इसका एक युक्तिपरक और नैतिकपरक कारण बताइए, तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये आंसर बहुत अच्छा तरीके से आप लिख सकते हो अपने पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद, जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, 3 छात्रों के अलग अलग निष्कर्ष निकाले, 3 छात्रों ने अपनी अपनी बातें रखी है। आप इनमें से किससे सहमत है और क्यों। आप इनमें से, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है ना, तो आप बड़े अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हो कि आप इन तीनों व्यक्तियों में किसके बात से सहमत हो। थॉमस क्या कहते हैं, थम्मन क्या कहता है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाएं और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता के साझेदारी जरूरी है। ऐसा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है। थम्मन की बात से मैं सहमत नहीं हूं। मथाई, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी छोटे से छोटे देश में आपने देखा, श्रीलंका वगैरह में देखा, जरूरी है। औसेफ क्या कहते हैं, हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उनसे सामाजिक विभाजन ना हो। भले ही वह छोटा हो या उनमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो, सत्ता की भागीदारी जरूरी है, ताकि समाज में शांति बनाए रखे, हर किसी को लगे कि ये देश समाज हमारा है और हम मिलजुल कर इसके लिए काम कर सके। तो आप इसका आंसर अगर आप देना चाहते हो तो मैं आंसर दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन नंबर 3 का। बाकी आप खुद के बेस पे भी आंसर दे सकते हो। हम औसेफ की निष्कर्ष से सहमत है, जो 3 है उनकी बात से सहमत है, क्योंकि हर समाज में सत्ता की साझेदारी आजकल जरूरी है, भले ही वह छोटा हो या उनमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से हमें चलना है तो सत्ता का बंटवारा जरूरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा होती है। याद कीजिए, मैंने आंसर बताया था आपको ये वाली बात। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत हैं उसके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें।
वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, यानी समाज के सभी लोग सरकार से जुड़े रहे हो। तो हम औसफ की बात से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी जौत होती है, भले वो छोटा हो या सामाजिक रूप से उसमें विभाजन ना हो, क्योंकि हर किसी के बीच अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सत्ता की भागीदारी बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम में ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी थी, इसके निकट एक शहर है जिसका नाम है मर्चटेम के मेयर, वहां के जो मेयर है उन्होंने अपने यहाँ स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा पर रोक होनी चाहिए और ये बात सही है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वालों लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के मूल भावना से मेल खाता है? तो नहीं मेल खाता, क्योंकि याद कीजिए बेल्जियम वाले लोगों ने क्या सहमत हुए थे कि भले ही संख्या ज्यादा हो या कम हो, इससे मतलब नहीं है, सबकी भागीदारी होगी। तो क्योंकि वहां ब्रुसेल्स के निकट एक शहर मर्चटेम के मेयर ने कहा कि स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक सही है, जो ये बात उन्होंने गलत बोली है कि फ्रेंच बोलने पर जो लगी रोक है वो सही नहीं है, क्योंकि बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में बोला गया था कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे उनका संख्या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं आंसर भी आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। ये मैंने आपको बोला था, ये उसकी भावना के खिलाफ है, क्योंकि बेल्जियम ने सबको एक्सेप्ट किया था। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं को हनन होता है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को लगेगा कि हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है, इससे लड़ाई दंगे होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि बेल्जियम ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे दिए गए उधर को गौर से पढ़े। आपको स्टेटमेंट दिए हुए गांधी जी की एक, उसको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं, इसमें से किसी एक का चुनाव करें। चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्या कहा गया इसमें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि हमें पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, यानी अल्टीमेटली वो पंचायतों के बारे में बात करेगी, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका युक्तिपरक कारण दीजिए कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार क्यों देना चाहिए। ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतने से ही आपको बता सकता हूं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो पंचायत है ना, उनको ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है। पढ़ रहे हो ना, पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है, पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो इस स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो पंचायत होती है, जो नगर पालिका होती है, उसको ज्यादा अधिकार देना चाहिए। तो इसका आपको युक्तिपरक कारण बताना है कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार क्यों दें, क्यों हम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दें। तो इसका आंसर, मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताता हूं कि पंचायतों को हमें ज्यादा अधिकार क्यों देना चाहिए। इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। तो आंसर मिल गया आपको कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार क्यों देना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि पंचायत में क्या होता है, ग्राउंड लेवल का आदमी होता है, गांव घर के आदमी होते हैं। तो जब वो अपने लिए योजना बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजना बनाएंगे तो उसकी समस्या का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्या वहां के लोग भली भांति समझते हैं। भाई मान लो मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां की क्या समस्या हो तो मैं ही जानता हूंगा ना, आप थोड़ी जानते होंगे, या आप जिस एरिया में रहते हो वहां की क्या समस्या वो आप जानते होंगे। तो पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने से क्या होगा कि स्थानीय लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और स्थानीय लोग वहां की समस्याओं से भली परिचित होंगे और उसका समाधान जल्दी कर पाएंगे।
इस प्रकार विकास के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपी जाए, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। तो इस स्टेटमेंट में यही कहा गया था बेटा कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार क्यों दिया जाए। तो इसमें आंसर आपको बताना है कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार इसलिए देना चाहिए क्योंकि पंचायत में ग्राउंड लेवल का व्यक्ति होता है, स्थानीय लोग होते हैं जो स्वयं के लिए योजना बनाएंगे और स्वयं के लिए लागू करेंगे। और जब हम किसी स्थान पर रहते हैं तो वहां की समस्याओं से अवगत होते हैं, तो जब हम अपने लिए कोई चीज योजना बनाएंगे तो यही कोशिश करेंगे ना कि उस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो इसलिए पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पंचायतों को ज्यादा अधिकार क्यों देना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, कई लोग कहते हैं सत्ता का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हो, यानी जो आपको लगे कि हाँ सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, जो इसके पक्ष में लगे उसकी पहचान करें और नीचे के कोड का आंसर दीजिए। इसे कोडिंग बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ढूंढना है कि कौन कौन से इसमें से कारण है कि जो सत्ता के बंटवारा क्यों जरूरी है। तो पहला, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है सत्ता का बंटवारा। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। बिल्कुल ठीक बात है, भाई पक्षपात का अंदेशा भी कम करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। गलत, ऐसा नहीं है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती हो। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। बिल्कुल सही बात है, जो अलग अलग भाषा के लोग हैं उनको आपस में समेट लेती है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। बिल्कुल गलत है, आपसी फूट को कहां बढ़ाती है, तो आपसी फूट को अच्छे से संभालती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। देश की एकता को कमजोर करती है। ऐसा नहीं है, देश की एकता को बढ़ाती है। तो कौन कौन सा आंसर सही है, क, ख और ये घ और ये च, ये 4 आंसर है। तो आपको कोड पहचाना है। देखिए पहला क्या है, क, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ख, ये भी ठीक है। घ, ये भी ठीक है। और ज, लीजिए आपको कोडिंग मिल गया बेटा। इसका ये आंसर आएगा। कोड आप लिखोगे सा इज द कोड। आपको कोड लिखना है सा, क्योंकि पहला क्या कोड गया, क आप बिल्कुल ठीक है ना, सही बोला था। ख भी आपके आंसर में आ रहा है और घ भी आपको आंसर में आ रहा है और च भी आपके आंसर में आ रहा है। तो इसका कोड आप सा लिखोगे, सा इसका कोडिंग होगा। कोड आप सा लिखोगे, सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों को विचार करें। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। बिल्कुल नहीं किया ऐसा, ये गलत स्टेटमेंट है। याद कीजिए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, मैंने कहा आपसे क्या प्रॉमिस किया था, अगर कोई बच्चा मेरे सारे वीडियो को देखता है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 10th तो कर ही लोगे आप, 10th में तो आपका 100 मार्क्स आ ही जाएंगे। आप कंपटीशन लेवल की सोचिए, अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के जो तमिल थे, इन्होंने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की थी। हाँ, मांग की थी ना, याद कीजिए, तमिल लोगों ने मांग की थी हमें बराबर अधिकार दिया जाए। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने देश को बचा लिया था टूटने पर, क्योंकि इस प्रकार की सरकार उन्होंने बनाई थी। तो ये तीनों ठीक है, ख, ग और घ, ये तीनों ठीक है। तो देखिए इसमें कार है तो ये तो नहीं है, पहला तो नहीं है। इसमें भी कार है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें ख ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ख भी आ रहा है यहाँ पे, ग भी आ रहा है, घ, देखिए ये है। तो इसका कोड जो होगा वो आप लिखोगे माँ, ये आपका कोड होगा। माँ से मुझे मम्मी याद आ गई, तो माँ, तो माँ इसका कोड होगा। ये आप कोड में माँ लिखोगे आंसर, क्योंकि ख, ग और घ ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है, तो ख सही है, ग सही है और घ सही है। तो ख, ग, घ यानी माँ इसका कोड होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपको कुछ टेबल से दिया, उसको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 करके। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। अच्छा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है इसे बोलते हैं अधिकारों का वितरण।
सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है इसे बोलते हैं अधिकारों का वितरण। मुझे याद है अभी किसी एग्जाम में आया था कि अधिकारों का वितरण किसे कहते हैं, तो आपको आंसर ये लिखना है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब जो नहीं आप लोग क्या सोचते हो कि ये टेबल है, एज इट इज टेबल आएगा, मैच करेंगे, खुश हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, ये टेबल भी क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकारों का वितरण क्या होता है। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा अधिकारों का वितरण होता है। विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच जो अधिकारों का वितरण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच जो अधिकारों का वितरण होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, याद है आपको, इसे बोलते हैं संघीय सरकार। क्या बोलते हैं बेटा? संघीय सरकार बोलते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो सामाजिक समूहों के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है इसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार। और दो या दो से अधिक पार्टी के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में मैचिंग आए, आपके पेपर में इनके क्वेश्चन बनाकर पूछ ले गए सामुदायिक सरकार क्या होता है। तो सामुदायिक सरकार का मतलब है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। अधिकारों का वितरण का मतलब ये होता है। गठबंधन सरकार का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टी के बीच सत्ता की साझेदारी। संघीय सरकार का मतलब होता है विभिन्न स्तर के बीच सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण। तो इनके क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, इनकी परिभाषा भी याद कर लेना। बाकी आप इनके आंसर ढूंढ सकते हो कि कौन सा आंसर सही है। पहले का क्या था? पहले का ख था, तो पहले का ख ये मिल गया आपको, पहले का ख, ठीक है। इसमें और इसमें, इन दोनों में है। दूसरे का आप देखिए घ है, तो दूसरे का घ ये मिल गया आपको, तो यही होगा, यही आंसर आपको गा कोड लिखना है। बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूं पहले का ख है। देखिए पहले का आंसर क्या था? पहले का ख था, तो पहले का देखिए ख मैच कर रहा है। और दूसरे का क्या था? दूसरे का देखिए, दूसरे का घ है और दूसरे का मुझे घ मैच कर रहा है। और तीसरे का क्या था? तीसरे का क था, देखिए तीसरे का क ही मैच कर रहा है। और फोर्थ का क्या था? फोर्थ का ग था, तो फोर्थ का देखिए ग मैच कर रहा है। तो ये सारे आंसर गा में आ रहा है, तो गा इज द कोड। मैं कोड लिखूंगा गा मेरा आंसर होगा, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन में 9 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आपका वीडियो भी खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड पर आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। बिल्कुल सही बात है कि सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। और ये बात मैं चैप्टर में बता चुका हूं कि अगर सत्ता की साझेदारी आप करते हो तो लोकतंत्र बनता है, इससे अच्छा मजबूत होता है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपने वीडियो देखा है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ते ही आंसर दे सकते हो। भाई सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, बिल्कुल लाभदायक है, और इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इन बयानों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए इनमें दोनों सही है, तो दोनों सही है, ये ख ये आंसर होगा। अ और ब दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और साथ में आपसी टकराव भी कम होता है। तो आई होप बेटा आपको पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नोट्स, सारे ऑब्जेक्टिव मैं पूरा करके आपको दे रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद सबको, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। नमस्कार सभी को।